नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी सजीव में और आपके साथ मैं हूं स्मिता चौहान। जी हाँ, एक बार फिर आपके साथ मैं हाजिर हूं और आज हमारा जो विषय है वो बेहद ही खास है और इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे और क्या विषय है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं आज की तिथि क्या है, एक नज़र उस पर डालते हैं। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। साथ ही अगर तारीख की बात करूं तो 10 जून 2023 वार शनिवार। तो ये तो थी आज की तिथि जिस पे हमने आपको बताया कि आज की तिथि क्या है। और चलिए अब हम बात करेंगे आज के विचार की और उम्मीद करेंगे कि आज का दिन आपके लिए बेहद खास होगा। कहते हैं कि हमेशा एक लक्ष्य अपने साथ रखना चाहिए। जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है तो आपके रास्ते, आपका मार्ग साफ होता है। जो चुनौतियां आती हैं उन्हें पार करने की भी आप में पूरी क्षमता होती है। उसी मनोस्थिति से आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज का विचार क्या है। तो चलिए नज़र डालते हैं विचार पे। और आज का विचार है, लक्ष्य पाना मुश्किल लगे तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को हमें बदलना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने सोचा है कि आपको अपने जीवन में कुछ बनना है, चाहे वो आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं, और उस लक्ष्य को पाने में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं अड़चन आ रही है, तो अपने लक्ष्य को आप मत बदलिए, बल्कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं शायद वो कोशिश उस लक्ष्य को पाने के लिए कम हो, तो हमें लक्ष्य नहीं अपनी कोशिश बदलनी चाहिए। तो ये था आज का विचार। और चलिए अब बात करते हैं इतिहास की। जो आज है वो वर्तमान है, जो कल होगा वो भविष्य होगा, लेकिन जो बीत गया वो आपका अतीत बन जाता है। और अतीत अपने साथ हमेशा कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें रखता है, और जब वक्त गुजरता है तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। और कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में होती हैं। तो क्या है आज की तारीख का इतिहास, वो हम आपको बताते हैं। सन 1286 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम दिल्ली के शासक बने। इससे पहले दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को निर्वासित कर दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें 1829 की, तो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पहली बोट रेस हुई थी। जी हाँ, बोट रेस की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहली वो 1829 में हुई थी, और ये हुई थी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीच। और अब बात करते हैं 1848 सन की। जी हाँ, 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला टेलीग्राफ लिंक शुरू हुआ था। 1931 की अगर हम बात करें तो 1931 में नॉर्वे के पूर्वी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया गया था। जी हाँ, और अब बात करते हैं 1934 की। 1934 में सोवियत संघ और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंध दोबारा स्थापित किए गए थे। और 1940 में इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। और साथ ही 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। इसके अलावा हम बात करें तो 1966 में वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले में उत्पादन शुरू हुआ था। जी हाँ, 1966 में मिग का नासिक में पहला उत्पादन शुरू हुआ था। साथ ही 1971 की हम बात करें तो अमेरिका ने चीन के 21 साल के व्यापार प्रतिबंध को खत्म कर दिया था। इसके अलावा 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था। और साथ ही 1986 में, जी हाँ, 1986 में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत अपनी दर्ज की थी। तो यह था इतिहास जो अपने साथ
खट्टी और मीठी दोनों ही यादें रखता है। और इतिहास पर हमने आज बात की कि आखिर इतिहास क्या था आज के दिन का, क्यों 10 जून इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर पल को आप अच्छे से जिएं, क्योंकि पता नहीं जो पल बीतेगा वो कौन से इतिहास के तौर पर दर्ज होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको इससे पहले कहा था कि आज का जो हमारा विषय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस वक्त की जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो परिवर्तित होते जा रही है, जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारा आज का यही विषय है। कहते हैं कि अगर आपका दिल स्वस्थ है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अपने दिल को खुश रखिए, अपने आप को आप स्वस्थ रखिए। लेकिन जब आपके दिल को कहीं दिक्कत होती है, कहीं समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी ज़िंदगी डगमगा जाती है और साथ ही आपसे जुड़े आपके परिजनों के भी चेहरे उदास हो जाते हैं। जी हाँ, तो आज का हमारा यही विषय है, हृदय रोग कारण उपचार। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हों वो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर नंबर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से आज बात कर सकते हैं। और इसी विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एम्स अस्पताल के, जी हाँ, भोपाल एम्स के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर किशलय श्रीवास्तव, कार्डियो के एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आने के लिए। थैंक यू। और किशलय सर, हम लगातार देख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि आपके दिल को आप हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां दूर रहती हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आज वही दिल कमज़ोर होता जा रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल बदलती जा रही है और उसका सीधा असर लोगों के हृदय पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये आज हृदय रोग की समस्या पूरे भारत में एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे हम लोग एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़े, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा आज प्रोमिनेंट हो गई है। आमतौर पर जो हृदय रोग है वो भारत में विदेशों की तुलना में कम से कम 10 साल पहले होता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और जैसे जैसे हमारे यंगर लोग जो आ रहे हैं और हृदय रोग उनमें भी होता जा रहा है। 20-22 साल की उम्र में हम लोग देख रहे हैं हार्ट अटैक हो रहे हैं और ये बहुत ही दुखद बात है। पर वही बात है कि हम लोगों को उससे लड़ने की ज़रूरत है। हम लोगों को बेटर लाइफस्टाइल और इन चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम लोग उसके लिए बचाव के लिए क्या कर सकते हैं ताकि फ्यूचर हमारा सिक्योर हो सके, तो हमारे यंगर जनरेशन सिक्योर हो सके। लेकिन सर, आपने खुद ही कहा कि अब जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो हृदय रोग की समस्या है, जो बीमारियां हैं, वो एज ग्रुप नहीं देख रहे हैं। हम छोटे से बच्चे को भी देख रहे हैं, एक यंगस्टर को भी देख रहे हैं, एक युवा को भी देख रहे हैं, महिलाओं में भी चीज़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? क्या हमारी जीवन शैली जो परिवर्तित हुई है उसका असर है? बिल्कुल, जीवन शैली का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, पहले की तुलना में वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। डाइट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यूजुअल पहले एक डाइट का पैटर्न होता था, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमको बताते थे कि आपको इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे आपको शाम को खाना खाना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है। वो सारे पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं आज की डेट में। अब हम लोग ऑड आवर्स में खाना खाते हैं, कभी समय मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं समय मिलता है तो हम लोग नहीं खाते हैं, इट हैपन्स। और जो डाइट भी होती है, हम लोग फ्राइड टाइप की चीज़ें बहुत खाते हैं। जो फ्राइड चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली समोसे हो गए, कचौड़े हो गए, तो घर में अगर वो बनेगा, घर वाले ध्यान रखेंगे कि हम वो ऑयल का दोबारा रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बाहर ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर वही ऑयल रीयूज़ होता है 8 बार 10 बार, तो वो अपने आप में एक डायनामाइट की तरह होता है और उसका ज़्यादा असर पड़ता है हमारे दिल पर। है। सर, एक चीज़ और है कि आफ्टर कोविड हम ये चीज़ देख रहे हैं, तो क्या आफ्टर कोविड के बाद जो हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं या हृदय रोग की संख्या में जो जिस तरह से इजाफा हुआ है, एक कारण वही वो भी रहा है? बिल्कुल, कोविड के बाद बहुत तरह की समस्या लोगों में डेवलप हुई। एक जो हम लोगों ने एक्यूट फेज़ में देखा जब कोविड बहुत अपने पीक पे था, जी, कि ब्लड
में जो क्लॉट बनता था, जो थक्का जमता था, उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने जो जान गंवाई है कोविड की ड्यूरेशन में, वो ब्लड में क्लॉट बनने की वजह से जान गंवाई है। और बहुत हाई, उसके लिए बहुत हाई डोज जो था ब्लड को जो पतला करने की दवाइयाँ जो हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ जो दी जाती थी, कई बार उनका भी असर उतना अच्छा नहीं होता था। ये वो सिचुएशन थी। अभी भी उसके बाद भी कोविड ने जो ब्लड में जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, जो खून की जो नाड़ियाँ हैं उसके जी। अंदर का जो दीवार होती है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। और उसके अलावा भी कोविड की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं लोगों के साथ में। और अभी आज की डेट में भी अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव होता है, उसकी कंडीशन अभी भी रिस्की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली नॉर्मल व्यक्ति के। तो कोविड ने डेफिनेटली एक अचानक से जो चीज़ बुरी थी उसको बहुत बुरा बना दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि आफ्टर कोविड के बाद जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट पड़ा है, बुरा इम्पैक्ट जो पड़ा है, उसने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है, ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जितना प्रॉब्लम्स देखते थे, कोविड के बाद से हम लोग समस्या को ऑलमोस्ट दोगुना तिगुना देख रहे हैं। सर, क्योंकि आप लगातार हर दिन कई तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। कई एंजियोप्लास्टी वाले आते हैं, किसी के हार्ट में ब्लॉक है, या फिर कई बार लोगों को अटैक पड़ता है। एक बड़ी समस्या मैं ये भी देख रही हूँ कि आज की जीवन शैली में ये जो अटैक का प्रोसेस है, हार्ट अटैक का या साइलेंट अटैक, लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये पेन है या ये अटैक है। तो इस चीज़ से लोग कैसे अवेयर रहें, कैसे समझें, और क्या प्रिकॉशंस हमें उस समय तुरंत करना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार हम कहते हैं। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि साइलेंट अटैक आमतौर पे हम लोग ये बोलते हैं जब उसको किसी भी व्यक्ति को एक जिस तरह का हृदय में दर्द होता है, हृदयाघात की वजह से जो दर्द होता है वो नहीं होता है। उसकी बजाय उसकी या तो सांस फूलेगी ज़्यादा, या उसको कुछ और दिक्कत होगी, जबड़े में दर्द होगा शायद, या फिर हाथ में दर्द हो रहा है। उसको बिल्कुल क्लियर कट पता नहीं चलेगा कि वो हृदयाघात हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ पता चलता है, कभी ना कभी पता चलता है। अचानक हार्ट अटैक जो होते हैं उसके लिए भी कभी कभी थोड़ा बहुत सिम्टम्स आते हैं उसके पहले, जो आम तौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो आप हम लोग भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा कि हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ये मेरे दिमाग में हो सकता है ये कुछ और दिक्कत हो सकता है बदहजमी हो रही हो सकता है पेट में दर्द हो, ये दिमाग में रहता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको सिम्टम्स हैं, किसी भी लेवल पे आपको सिम्टम्स हैं, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है, इको होता है, टीएमटी होता है, जिससे आप बीमारी को पहले डायग्नोस कर सकते हैं, कभी अचानक से किसी गंभीर समस्या को होने से बच सकते हैं। सर, क्योंकि अटैक की हम बात कर रहे हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। साइलेंट अटैक तो आप हम समझा रहे हैं, लेकिन लोग अटैक भी नहीं समझ पाते हैं कि ये अटैक है, ये हार्ट अटैक ही आया है, या ये गैस का एक प्रॉब्लम है। कई बार गैस्ट्रिक को भी लोग उससे जोड़ देते हैं कि नहीं, ये आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, उसके कारण आपको पेन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि लोग समझें कैसे कि ये हार्ट अटैक है या गैस्ट्रो का ये पेन है। ये एक बड़ा मेजर सा प्रॉब्लम होता है। कहने के लिए छोटी सी दिक्कत होगी, लोगों के लिए शायद मुझे लगता है कि वो नहीं समझ पाते हैं, और ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी साइलेंट अटैक हो या फिर आपको ऐसा लगे कुछ दिल में दर्द की बजाय कोई और समस्या है, या दिल में दर्द भी हो रहा है तो बहुत हल्का दर्द हो रहा है, इस तरह की दिक्कत है, उसमें हमेशा मुझे लगता है कि हम लोगों को एक जैसे बोलते हैं टू एयर टू बी कॉशियस, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि पहले एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, एक ईसीजी कराने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आपके फैमिली डॉक्टर होंगे, आपके कोई भी फ्रेंड होंगे जो डॉक्टर होंगे, या कम से कम एक ईसीजी देख लेंगे। आपका पुराने ईसीजी से नए ईसीजी में कुछ डिफरेंस होता है, उससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कई बार कि।
तो मुझे लगता है कि रूटीन इवैल्यूएशन इसमें और एक बेसलाइन इवैल्यूएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब भी कभी आपको संशय हो तो बेटर है कि उसको प्रॉपरली एक बार इवैल्यूएट करके एक बार संशय क्लियर कर देना चाहिए। सर कई बार ये होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जिसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, हार्ट से रिलेटेड, तो उसे कभी कोई समस्या ही नहीं आई होती है, लेकिन अचानक से उसे हार्ट का प्रॉब्लम आता है, या तो उसे स्टंट डलता है, या तो उसकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, या फिर उसको अटैक होता है। ये भी चीज़ें आज हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है और आपको बाद में पता चलता है कि उसे अटैक आया है। जी, इस चीज़ को हम कैसे समझें, मतलब ये कहाँ दिक्कत आती है, क्या ऐसा हो जाता है उस वक्त? आप सही बात बता रहे। एक्चुअली जब भी अटैक होता है यंगर लोगों में आजकल जैसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आमतौर पे जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, जो भी डाटा हमारा ये बोलता है कि इंडियंस में वो 10 साल पहले करीब होता है। उसका कारण है कि हमारे जेनेटिक्स जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली और बिग रोल द जेनेटिक्स प्ले। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऑलमोस्ट 60-70% रोल जो होता है वो जेनेटिक्स प्ले करता है। तो कई बार हम लोगों ने देखा सेम पेशेंट कि दो लोग हैं, दोनों स्मोकर्स हैं, और आपने एक ही दिन उनका एंजियोग्राफी करके देखा, दोनों को थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं। एक की तीनों नसें ब्लॉक हैं और एक पेशेंट जो है बिल्कुल सेम प्रोफाइल वाले पेशेंट, और एक पेशेंट जो है उसकी तीनों नसें ओपन है। बस उसमें क्योंकि उसने स्मोकिंग की है, कुछ ना कुछ निगेटिव तो होगा, तो माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन जो छोटी नाड़ियों का ब्लॉकेज होता है इसके लिए स्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, वैसा था। तब दोनों लोग सेम थे, दोनों लोग डायबिटिक भी थे, और दोनों की स्मोकिंग की लंबी हिस्ट्री थी, 40-40 साल की दोनों की एज थे। पर उससे यही एक बात क्लियर होती है कि दोनों की प्रोफाइल में जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे जेनेटिक्स आपका कोलेस्ट्रॉल को डिटरमाइन करते हैं काफ़ी हद तक, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा रहता है उससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफाई करना, यंगर एज में आइडेंटिफाई करना, इवन मैं तो कहूँगा कि आप 20-25 ईयर्स की एज में एक रूटीन ब्लड इवैल्यूएशन, एक ईसीजी, एक बेसिक चीज़ें करा के रखिए, ताकि हमें पहले से पता चल जाएगा कि क्या कोलेस्ट्रॉल जो है इनका वो एक डेंजरस लिमिट पे है, क्या हमें उसको हर साल देखने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि वो इस लिमिट पे है कि हमें दवाइयाँ चालू कर देनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में नेक्स्ट 5 ईयर्स डाउन द लाइन या अगले 10 साल में वो उसके लिए एक प्रॉब्लम नहीं बन जाएगा। मतलब क्योंकि आपने कहा कि जेनेटिक का भी बहुत रोल है, हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें ये कहा जाता है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में किसी को रहा होगा तो वो जेनेटिकली आप में आ सकता है। तो क्या हार्ट में भी यही चीज़ हो सकती है, हार्ट पेशेंट्स के साथ में क्या उसमें भी जेनेटिक अगर आपकी फैमिली में कभी रहा है तो क्या आपको भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं। और फैमिली हिस्ट्री हम लोग जब हार्ट की लेते हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, क्या आपकी फैमिली में 50 साल से कम उम्र में किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो हम लोग बोलते हैं वो हुई थी, तो ये फैमिली हिस्ट्री हम पॉजिटिव मानते हैं। इसका सिग्निफिकेंस बच्चों के लिए भी होता है, पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी होता है इसका सिग्निफिकेंस कि हार्ट की डिजीज़ फैमिली में जेनेटिकली एक तरीके से वो अगर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगी तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट करेगी, वो आपके शुगर को इम्पैक्ट करेगी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को इम्पैक्ट करके वो वही सिचुएशन क्रिएट करेगी जिससे ये प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। यानी कि जेनेटिकली अगर बात करें तो ये भी हार्ट को एक तरह से प्रॉब्लम आपके आ सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सर जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता है या किसी को ऐसा पेन आता है तो उसे घर से हॉस्पिटल तक आने में कई बार समय लग जाता है, अगर पास में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूर है तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उस समय क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो स्टेबल रहे या फिर उसे बचाने की कंडीशंस रह सके? तो उस समय लोगों को क्या प्राथमिक उपचार अपनी तरफ से करना चाहिए कि हॉस्पिटल तक वो डॉक्टर के पास पहुंचने तक उन्हें सही सलामत पहुंचा सके कि हाँ ही इज़ अलाइव, कोई ऐसी कंडीशन ना हो? टिपिकली तो जो भी दवाइयाँ हैं, हर दवाई का एक रिस्क होता है। आमतौर पे सॉर्बिट्रेट एक रिकमेंडेड ड्रग होता है कि जैसे हार्ट की डिजीज़ है, दर्द हो रहा है, उसमें सॉर्बिट्रेट की गोली दे सकते हैं। वो थोड़ा सा
बेटर ऑप्शन है। ब्लड थिनर जैसे देते हैं आमतौर पे हम लोग, इकोस्प्रिन वगैरह जो देते हैं, या डिस्प्रिन की गोली जो होती है घर पे, एक उसका भी पॉसिबिलिटी रहती है। पर कभी कभी जो आपको दर्द होता है वो उसकी वजह से नहीं होता। कई बार आपकी बड़ी जो नस होती है दिल की, उसमें कभी कभी डैमेज हो जाता है, तो वो इकोस्प्रिन की गोली, जो डिस्प्रिन की गोली है, वो नुकसान भी कर सकती है। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या पहले से डायग्नोज है इस तरह का, तो सॉर्बिट्रेट और डिस्प्रिन एक अच्छा आइडिया है डेफिनेटली। जी। और आई थिंक फर्स्ट मेडिकेशन जो देते हैं वो यही रहता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी आप उनको मूव कर सकें, मूव करना चाहिए। घर में सब लोगों को एक, किसी न किसी मेंबर को एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो बेसिक सीपीआर होता है, उसका आइडिया रहना चाहिए। क्योंकि हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर जो मृत्यु होती है वो फर्स्ट आवर के अंदर अंदर होती है। ऑलमोस्ट 50% जो डेथ होती है हार्ट अटैक के बाद, वो फर्स्ट आवर के अंदर अंदर हो जाती है। तो बात ये नहीं है कि उसको ब्लॉकेज था, बात ये है उसको ब्लॉकेज के साथ में जो दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है जी। उसकी वजह से मृत्यु के कारण ज़्यादा होते हैं। तो उसमें एक सीपीआर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो बाकी सब लोगों को एक बेसिक सीपीआर आना चाहिए। स्कूल्स में भी आई थिंक सो कुछ कुछ प्रोग्राम्स रन होते हैं जिसमें कभी कभी इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। और फैमिली मेम्बर्स में भी कभी ना कभी किसी ना किसी को एक बेसिक चीज़ आइडिया रहना चाहिए कि चेस्ट में कंप्रेशन देना है, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, ताकि वो उसके लिए शायद वो 1-2 मिनट अगर आप करेंगे, शायद उस व्यक्ति के लिए जान बचाने का कारण बन जाए। सर आपने कहा कि हार्ट पे पंपिंग देना चाहिए, तो वो कितने प्रेशर से होना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग इतना पैनिक हो जाते हैं जब घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वो समझते हुए भी कई बार पैनिक में वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगी इस वक्त आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से उन्हें उस समय घर पे प्राथमिक उपचार करके उन्हें लेके जाना चाहिए एक बार। अगर ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद वो टोटल अरेस्ट में है, पहले तो ये कंफर्म करना चाहिए कि वाकई में वो अरेस्ट में है या नहीं है। पल्स देख के, कैरोटिड पल्स यहाँ पर पता चलता है गर्दन पे, यहाँ पल्स देख के कि धड़कन बिल्कुल है कि नहीं। अगर आप सुन सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सुनने की, उनको पहले आपको पूछना पड़ेगा कि वाकई में वो अनरिस्पॉन्सिव हैं। कई बार क्या होता है, अचानक से कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हार्ट की धड़कन रुक गई, फिर आप उनका सीपीआर करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले कंफर्म करना ज़रूरी है। अगर आप 10-15 सेकंड के अंदर आप कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आप तुरंत के तुरंत आप सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक फ्लैट सरफेस पे उनको लेटा के, गद्दे पे नहीं, प्रेफरेंशियली गद्दे पे नहीं, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपकी फोर्स पूरी गद्दे में ट्रांसमिट होगी। जो फोर्स यहाँ पे हार्ट के ऊपर प्रेशर करने में लगनी चाहिए, वो फोर्स नहीं लग पाएगी। तो एक फ्लैट सरफेस पे प्रेफरेंशियली, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है, कोलैप्स हो गया, हो सकता है वो गद्दे पे ही हो, तो आप उसको मूव करेंगे, उतना टाइम उसमें लगाएंगे, उससे अच्छा गद्दा अच्छा है। तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आप जब कंप्रेशन देते हैं तो आपको जो कंप्रेशन है आपको लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे देना होता है। स्टर्नम ये बीच की हड्डी होती है जो छाती के बीचों बीच होती है, उसमें आपको लोअर हाफ में आपको कंप्रेशन देना होता है। और कंप्रेशन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हड्डियों में इंजरी हो जाए, और कंप्रेशन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाए। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि जब आप कंप्रेशन देते हैं तो 1/3 जो होता है, जो अपना थोरेक्स का डायमेंशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए, लगभग 1/3। आपको एक आइडिया लग जाएगा। और आई थिंक जब घर पे ये सब करते हैं तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि 70-80 के करीब हार्ट रेट मेंटेन रह पाए। और बीच बीच में हर रूट प्रोटोकॉल्स तो अलग बोलते हैं, पर ये ऑब्वियसली मुश्किल होता है। तो हर आप 30 कंप्रेशन जब आप देते हैं तो 2 बार आप वेंटिलेट करना चाहिए उस टाइम पर, 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना चाहिए। ऐसे देना चाहिए नाक बंद करके और मुंह थोड़ा सा ओपन करके, ताकि चेस्ट राइज दिखे आपको, हवा जो है लंग के अंदर जाती हुई दिखे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और अगर इसमें चूक होती है तो कहीं ना कहीं हम अपनों की जान को और ज़्यादा खतरे में डाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये बेसिक, इसीलिए एक बार ट्रेनिंग इस चीज़ की इम्पोर्टेंट होती है, तो बेटर रहता है। आई थिंक जिसके यहाँ भी हार्ट पेशेंट हैं, एटलीस्ट वो लोग कम से कम एक बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है
उसकी कहीं पर भी एक जनरल ट्रेनिंग ले सकें। हो सकता है यूट्यूब वीडियो देख सकें उसमें कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, ताकि एक अवेयरनेस रहे और आपको टाइम मिल जाए हॉस्पिटल आने के लिए, क्योंकि वो टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेजर कंडीशंस बिल्कुल, होती हैं और कई बिल्कुल। बार हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। जी। सर ये तो हुआ कि हार्ट अटैक का जो इस वक्त रेशो है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को ब्लॉकेज का प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें हम कैसे समझें और क्या सिर्फ स्टंट से ही हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, या फिर दवाइयों के माध्यम से भी जो हमारे हार्ट की नलियों में ब्लॉक होता है, जो बंद होती हैं वो नलियाँ, उनको हम सिर्फ दवाइयों के माध्यम से भी कर सकते हैं? किस कंडीशन में हम दवाइयों से उसे खोल सकते हैं और किस कंडीशन में, किस स्थिति में हमें स्टंट की ज़रूरत पड़ती है? जैसा मैंने कई बार नोटिस किया इस चीज़ के लिए कि एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं प्लाक रिग्रेशन। जो ब्लॉकेज होता है कई बार इस लेवल पर होता है कि वो ब्लॉकेज के लिए आपको स्टेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ब्लॉकेज फ्यूचर में बढ़ भी सकता है। ऐसे मैंने देखा कि एक इंटेंसिव स्टैटिन थेरेपी या इंटेंसिव जो आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का तरीका है, उससे मैंने कभी कभी कुछ कुछ फ़ायदा होता देखा है, जिसका मैं भी थोड़ा सा इस प्लानिंग में हूँ कि उसकी स्टडी करने के लिए कि क्या हम पेशेंट्स को बिना स्टेंटिंग के, जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स हैं, उनको हम मैनेज करके क्या नॉन स्टेंटिंग वाली सिचुएशन में ला सकते हैं कि जिनको स्टेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा मेरा फर्दर विचार है। इसके लिए कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, पर मुझे पर्सनली लगता है कि आई थिंक वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि अच्छा स्टैटिन और अच्छा इंटेंसिव एलडीएल कंट्रोल जो कि बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल भी है, और उस लेवल तक मैनेज करके उसका बैलेंस डिटरमाइन करके हम लोग उस ब्लॉकेज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सर कितने परसेंट ब्लॉकेज पे हमें दवाइयों से लगता है कि हम रिड्यूस इसको कर सकते हैं, हमें स्टंट की ज़रूरत नहीं है? 30-40, या फिर कई बार होता है कि अगर ज़्यादा है तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं इसको दवाइयों से, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं? ऐसे भी केसेस कुछ अगर हैं? बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जैसे 70% जैसे आपका अगर ब्लॉकेज है तो उसके ऊपर स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। 70% के नीचे हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिटिकल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। 60-70% के बीच में कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आगे और स्टडीज़ होती हैं, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व वगैरह की स्टडीज़ होती हैं, इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं उसको स्टेंट की ज़रूरत है या नहीं। पर जो ब्लॉकेज थोड़ा सा कम होता है, हम उसको फोकस कर सकते हैं कि ये सिर्फ जो 60% या उसके नीचे है। जो सॉफ्ट प्लाक होता है, एक होता है हार्ड प्लाक जिसमें कैल्शियम वगैरह जमा हो जाता है, उसका कम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर भी उसको स्टेबलाइज करने के लिए हाई डोज स्टैटिन देते हैं, लेकिन सॉफ्ट प्लाक जो होता है वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग स्टैटिन देते हैं उससे उसका रिग्रेशन के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो अगर आपका जो ब्लॉकेज है वो जो बेयरली 60% पे बैठा हुआ है, या उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी होती है, अगर वो 50% हो जाता है तो उससे जो 10% का जो हमें फ़ायदा मिलता है वो बहुत मेजर फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे आपका जो डिस्टल फ्लो होता है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द मोस्ट गुड थिंग अबाउट इट। पर बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कितने परसेंटेज पे हम लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। सर ये तो हुआ स्टंटिंग का, लेकिन ओपन हार्ट भी लोग प्रेफर करते हैं कि अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है और कंडीशंस अगर बेटर है कि हम अगर स्टंट के अलावा भी हम कर सकते हैं कि हम ओपन हार्ट इनके लिए ज़्यादा सिक्योर है, वो कंडीशंस कैसी होती है? क्योंकि ओपन हार्ट सुनकर ना लोग घबरा जाते हैं कि पैनिक होते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ओपन हार्ट होता है तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, और साथ ही ओपन हार्ट के बाद में कितना हमें ध्यान रखना चाहिए? ओपन हार्ट सर्जरी अभी जैसे जो लेटेस्ट डाटा है वो ये सपोर्ट करता है कि लेफ़्ट मेन डिजीज़ जो होती है, जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो नाड़ियाँ होती हैं, उसमें लेफ़्ट साइड की नाड़ी में अगर शुरू में ही ब्लॉकेज होता है जिससे बाकी सारी नाड़ियाँ निकलती हैं लेफ़्ट साइड की, तो ओपन हार्ट एक बेटर ऑप्शन होता है। और या तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है, तो जो तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है और कॉम्प्लेक्स आर्टरी डिजीज़ होती है, उस कंडीशन में ओपन हार्ट एक बेटर ऑप्शन है एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन। तो
समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी। कुछ कुछ केसेस ये होते हैं ऐसे जो ट्रिपल वेसल डिजीज़, जो तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है, जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों बराबर होते हैं। पर मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है, जो तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है, उसके लिए बाईपास एक बेटर ऑप्शन होता है। अभी तक का डाटा तो उसी को सपोर्ट करता है। सर, आफ्टर बाईपास क्या क्या ध्यान पेशेंट को अपने लिए रखना चाहिए, उसकी फैमिली को रखना चाहिए एटलीस्ट? एंजियोप्लास्टी या बाईपास? बाईपास सर। बाईपास में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाईपास के बाद में कि जो नसें हैं, जो ग्राफ्ट लगते हैं, वो आर्टियल ग्राफ्ट होती हैं और वीनस ग्राफ्ट होती है। वीनस ग्राफ्ट पैर से निकाली जाते हैं, तो उनका जो शुरू में ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको एक तो ब्लड थिनर, एक प्रॉपर जो आपके सर्जन जो बताते हैं ब्लड थिनर आपको लेना है। दूसरा, आपको लिपिड कंट्रोल अच्छा रखना है। और तीसरी चीज़, आपको शुगर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आमतौर पे बहुत बार देखते हैं हम लोग के लोग शुगर के लिए अनअवेयर रहते हैं, और बॉर्डर लाइन बड़ा भी होता है तो दे जस्ट थिंक कि कुछ खास बात नहीं है, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अंदर ही अंदर वो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। अगर कुछ चीज़ों को पहले से ही कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वाकई। और अगर ऐसा होता है तो फिर लोगों की जीवन बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी कि लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो रही है, उनकी प्रॉब्लम कम से कम हो रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या है। सर, एक संदेश आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को अवेयर रहने के लिए चलते चलते? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, या अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात जो हम लोग सुना करते थे, वो चीज़ें हम लोग फॉलो करके भी हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अपना टाइम सेट कर सकते हैं, हम लोग खाना खाने का एक टाइम प्रॉपर कर सकते हैं। हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं कि आप पहले से एक एवेल्यूएशन करा के कि शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से एक बार एवेल्यूएट कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं कर रही हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो तुरंत के तुरंत उसको एवेल्यूएट कराना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और आज का विषय भी इतना गंभीर था कि उस पर लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी था। आप आए, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हार्ट यानी कि हृदय रोग के उपचार आज हमने जाने, कारण जाने, लक्षण जाने कि आखिर किन परेशानियों को हम इस वक्त देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जानी हमने हमारे एक्सपर्ट से, जो एम्स में सहायक प्राध्यापक थे, डॉक्टर किशलय श्रीवास्तव। और मेरा भी यही कहना है कि अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलिए, सुबह जल्दी उठिए, अपने दिल को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, ताकि आपको कभी हृदय रोग से ग्रसित ना होना पड़े, आपको परेशान ना होना पड़े। तो चलिए, अब जब अच्छी बात की है, सैर सपाटे की बात की है, दिल को खुश रखने और स्वस्थ रखने की बात की है, तो अब चलते हैं पर्यटन पे। जी हाँ, जब घूमेंगे, सैर करेंगे तो हमारा दिल भी स्वस्थ रहेगा, हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर्यटन पर। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है, वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी।
गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी, तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। तो पर्यटन में आज हम आपको लेके गए थे उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन के महाकाल को तो सभी जानते हैं, उनकी कथा से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनजान हो, लेकिन आज हमने आपको दर्शन कराए गढ़कालिका के। जी हाँ, ये भी एक सिद्धपीठ है जहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे और गढ़कालिका में जाकर भी लोग अपनी मुराद पूरी करते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट हमारे मेहमान की। जी हाँ, मैंने जैसा कहा था कि अपने आप को खुश रखिए तो आपका हृदय भी खुश रहेगा, आपकी काया भी स्वस्थ रहेगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर हम बात करें तो संगीत एक ऐसी थेरेपी है या फिर संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। तो आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो संगीत की ही ज्ञाता हैं। उन्हें संगीत का उन्होंने बहुत लंबे समय तक रियाज करा है, संगीत में उन्होंने महारत हासिल की है, वो कोई और नहीं है। हमारे साथ आज हमारी खास मेहमान मौजूद हैं प्रीति ठाकुर। तो प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। और प्रीति जी, संगीत को लेकर कहा जाता है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। इसकी तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? किस उम्र में आपको लगा कि नहीं, मुझे संगीत का रियाज करना चाहिए, या आपका रुझान जो है, आपकी जो झुकाव है वो संगीत की तरफ हुआ? मैम, जब मैं 10th क्लास में थी तब मैं स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। तब मुझे संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं वहाँ पे एक भजन जिसे आदरणीय लता जी ने गाया हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर मोस्टली परफॉर्म करती थी। फिर मम्मा ने जब सुना तो मम्मी को लगा कि मेरा इंटरेस्ट जो है संगीत की और ज़्यादा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा संगीत में मैंने ज़्यादा रुचि लेना स्टार्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्लासेस भी अटेंड की। धीरे धीरे फिर मैंने म्यूज़िकल शोज़ परफॉर्म किए और अभी तक वही कर रही हूँ। जी, आपने क्योंकि बहुत सारे शोज़ किए, आपने खुद कहा, तो और शुरुआत भी हमने की है, तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ गाएं? बिल्कुल मैम, जैसा कि अभी आप पर्यटन की और हमें उज्जैन के महाकाल जी प्रभु के दरबार में लेके गए थे, तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा मैं राग भूपाली पर आधारित एक भजन पेश करना चाहूँगी। बिल्कुल।
शिवाय शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समान। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। क्या बात है वाकई। और जिस राग को आपने उठाया उसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सुंदर आपने राग से शुरुआत की थी। और भोलेनाथ तो हमेशा ही अपने भक्तों के लिए प्रसन्न होते हैं और इतने उदार हैं कि बस उन्हें एक बेलपत्ती से खुश करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रीति जी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? 10th से आपका झुकाव हुआ, आपके माता जी को लगा कि हाँ मेरी बेटी का संगीत की तरफ रुझान हुआ है, फिर इसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही? उसके बाद की जर्नी ऐसी थी कि मैं म्यूज़िकल अपने जो भोपाल के सभी आर्टिस्ट हैं फिर उनके साथ जुड़ी तो मैंने धीरे धीरे स्टेज पर शो परफॉर्म करने स्टार्ट किए। संस्कृति विभाग में भी मैंने बहुत बार कार्यक्रम दिए हैं। अभी कूनो वन उद्यान में जब मोदी जी का आगमन हुआ था वहाँ पे भी मैंने शो परफॉर्म किया था। अपने लाल परेड ग्राउंड में भी मैंने कई बार किया है। अपने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी मैंने कई बार परफॉर्म किया है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो जर्नी, बहुत ही खूबसूरत संगीत के साथ जो सफ़र था बहुत ही अच्छा रहा और अभी तक भी जो चल रहा है। और बहुत ही अच्छा ये था, मैंने बहुत ही अच्छा महसूस किया है संगीत में आने के बाद। और एक अलग ही कहते हैं कि संगीत हर समय हमारे साथ रहता है और संगीत सुनने के साथ इंसान एक स्वस्थ महसूस करता है अपने आप को, मेंटली फिज़िकली भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकता है। जैसे हम अगर रागों पे भी जाएं, रागों की भी चर्चा करें तो राग सुनने से भी इंसान अपने आप को, कहते हैं हमारे जब हमारे जो उस्ताद थे हमारे, वो कहते हैं कि राग सुनने से मनुष्य के स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। जैसे मैंने अभी राग भोपाली गाया, उसके बारे में बताया गया है राग भोपाली गाने से या सुनने से जी इंसान की पाचन क्रिया जो है वो स्मूथली फंक्शन होती है और इंसान के पाचन क्रिया में बहुत ही सहायक होता है। वैसे राग भैरवी सुनने से इंसान का मस्तिष्क और स्मरण शक्ति बहुत ही अच्छी चलती है। मतलब हम स्वस्थ रख सकते हैं संगीत के साथ। और म्यूजिकल थेरेपी भी होती है, ट्रीटमेंट भी दिया जाता है कई लोगों को ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सकें, सारी चीज़ें हो सकें। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आपकी जब ये जर्नी शुरू हुई थी आपने फिर इसकी विधिवत शिक्षा ली थी? मैंने मैम वैसे विधिवत शिक्षा तो नहीं ली है। हाँ, मैंने अपने एक कोरवार जी गुरुजी थे जी, उनके साथ संगीत प्रशिक्षण किया था। फिर वो अभी तो नहीं है। हाँ, उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया था, मैंने कुछ राग सीखे थे उनसे। आगे बढ़ती हूँ। और क्योंकि आपने खुद से इन चीज़ों को सीखा है, आपने रियाज़ किया है, तो कहीं कोई दिक्कत आई कभी? और किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया था संगीत के लिए? रियाज़ आप किस समय, क्योंकि कहते हैं कि संगीत की जो शिक्षा है, संगीत जो है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने आप को भूलना पड़ता है और सिर्फ संगीत को हर समय जीना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो क्योंकि गुरु आपने प्रॉपर शिक्षा नहीं ली थी लेकिन आपने खुद से सीखा था, तो कैसा आपने अपने आप को इसमें ढाला था? कितनी मेहनत लगी थी आपको? मैम, जैसा कि कहते हैं संगीत के बारे में कि संगीत एक सागर है और उस सागर में से एक आप चींटी उंगली मात्र भी एक बूंद भी अगर ग्रहण कर ले लें तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बस उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। और मैंने संगीत तो ऐसा है कि मैं चिराई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी वर्क करती हूँ एज अ ऑडिटर। सो जैसे ऑन द वे रहूँ तो कभी हेडफोन लगा के कुछ सुन लिया, जैसे परफॉर्म करने अभी मुझे सॉन्ग्स की लिस्ट दे दी तो चलते फिरते अगर सुन लिया वो होता है। रियाज़ करने का टाइम वैसे ज़्यादा अब नहीं मिल पाता, पहले मैंने काफ़ी किया था। तो बस काम करते करते ही जितना भी टाइम मिल जाता है मैं थोड़ा बहुत भी तो फिर सुन लेती हूँ, उसी टाइम उतना ही रियाज़ हो पाता है, वैसे कोई स्पेशल टाइम नहीं निकल पाता। जब आपने फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार आपने जब स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, आपने अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रस्तुत किया था,
उस वक्त आप कैसा महसूस कर रही थी? और उस वक्त, क्योंकि पहली बार जब इंसान परफॉर्म करता है या फिर प्रस्तुति देता है तो वो पल वो कभी भूलता नहीं है और वो प्रस्तुति भी नहीं भूलता है, तो मैं चाहूँगी वो अनुभव भी आप हमारे साथ साझा करें और साथ ही वो प्रस्तुति भी हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करें। बिल्कुल मैम, मैंने जब फर्स्ट टाइम शो स्टार्ट किया था आई थिंक 2011 में, मेरे मामा जी मुझे वहाँ लेके गए थे और फर्स्ट सॉन्ग भी यही था, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं हमारे समाज का जो है क्षत्रिय खंगार का सम्मेलन होता है गढ़कुंडार महोत्सव जी, वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म किया था सत्यम शिवम सुंदरम पे ही, जिसमें हमारे क्षत्रिय खंगार समाज के काफ़ी लोग आए थे, सभी सम्मानीय। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैंने वहीं पे ये गीत गाया था, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैं चाहूँगी इस सुंदर गीत की प्रस्तुति आप दें। ये भी देखिए, मतलब परिस्थितिवश या कुछ भी कोइंसिडेंटली भोलेनाथ जी का ही है। तो आइए चलते हैं फिर से एक बार भोलेनाथ जी को एक बार ध्यान करते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम आ आ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है, क्या बात है। बिना गुरु के आप इतने सुर में, आपके आलाप इतने साफ हैं कि लगता है कि नहीं, आपने पूरी विधिवत इसकी शिक्षा ग्रहण की है। वाकई बड़ा सुंदर ये गीत था और ये मूवी भी, ये फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी और आज भी इस संगीत को लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से इस गीत को सुनना बहुत पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जब रियाज़ करती थी खुद से तो क्या आपका उस समय अपना रूटीन था? आप कैसे रियाज़ करती थी? और आपके परिवारजनों का, यानी कि फैमिली का इसमें बहुत सपोर्ट होता है, तो उनका सपोर्ट आपको कैसा था? कितना वो आपको सपोर्ट करते थे? ऐसा है कि मैम रूटीन वर्क पे से तो टाइम निकालती थी जब मैं ड्यूटी जॉब में नहीं थी, तब 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह। उस समय फिर मम्मा भी मुझे टाइम दे देती थी कि हाँ अभी फ्री हो तो कर लो, और उस टाइम फिर मैं मोबाइल में तानपुरा उसको सेट करके और स्केल पे सेट करके और फिर रियाज स्टार्ट करती थी। कुछ भी राग का या अलंकार का राग का फिर मैं स्टार्ट करती थी। फिर टाइम कब निकल जाता था पता नहीं चलता था। इवन 1-2 घंटे बैठ के कंटिन्यू रियाज करते रहे, बस वैसे ही चलता था। हाँ, मम्मी पापा ने और भाई ने, पापा ने और सिस्टर ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अभी तक भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद, बहुत सम्मान मिलता है अभी भी। और कहते हैं कि संगीत हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिया है थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजनों को, माता पिता को, सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छा लगता है संगीत के साथ। क्योंकि राग आपने खुद से सीखे हैं, आपने कोशिश की थी, आपने मोबाइल पर उसे सेट करके किया था, तो इन चीज़ों को समझने में आपको कहीं दिक्कतें आई थी राग को समझने में? क्योंकि संगीत को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसके सुरों को समझना और रागों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी फील्ड में भी बहुत से काफ़ी संगीत, जो हमारी फील्ड है उसमें काफ़ी लोग, बहुत सारे हैं जो उस्ताद हैं, जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। उनसे मैंने कभी भी कुछ भी चीज़ के बारे में पूछा है,
वो कभी मुझे मना नहीं करते, सब मुझे प्रॉपरली गाइड करते, अभी तक भी गाइड करते हैं और उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। तो ऐसे करके ये सफ़र बहुत ही स्मूथली फंक्शन होता रहा है और अभी भी चल रहा है। लगातार आपने परफॉर्म भी किया है, तो ऐसा कोई वाकया जो आपको बहुत यादगार रहा हो, बहुत मीठी सी याद उसने छोड़ी हो? ऐसे तो होता रहता है, बस ये है कि हाँ, जब भी मैं लता जी के, स्पेशली आदरणीय लता मंगेशकर जी के सॉन्ग जब भी परफॉर्म करती हूँ, मुझे पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। स्पेशली एक सॉन्ग है लग जा गले, वो मैं जब भी गाती हूँ मुझे मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और कोई ना कोई मुझे मतलब प्यार देता ही, आशीर्वाद देता ही है, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए ये गीत भी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। क्या बात है, बहुत सुंदर ये गीत है और लोगों को आज भी बहुत पसंद आता है। इवन ये मेरा भी बड़ा पसंदीदा गाना है और ऐसा नहीं है कि हम आपको भूल जाएंगे या फिर अगले जन्म में हम आपसे मिलते रहेंगे और हमारे दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई होगी। प्रीति जी, आप आए, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि जब आपके दिल में किसी चीज़ को पाने की लक्ष्य होता है, इच्छा होती है, तो आप उसे ज़रूर पूरा करते हैं और उसके लिए आई हुई चुनौतियों का भी आप डट कर सामना करते हैं। संगीत भी एक ऐसा ही माध्यम है जहाँ पर आप संगीत सुनते सुनते अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। और साथ ही आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की थी, हृदय रोग, कारण और उपचार। और हमारा यही कहना है, चलते चलते मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, जो रूटीन है आपका उसे थोड़ा बदलिए ताकि आपका दिल, आपका हृदय स्वस्थ रहे। और ज़रा भी अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें ताकि आप अपनी जान बचा सकें, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगी तो आपके परिजन आपके बिना टूट जाएंगे। तो यही कहना है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।